प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग तो किसान कर लेगा, मार्केटिंग के लिए हमारे को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। पिछले साल मैंने मूंग बोई थी और लगभग 1-1.5 क्विंटल मूंग होया, वो मूंग दाल मैं बेच नहीं पाया। अगर मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म होता, मेरे को वो लॉस नहीं होता। हर्बिसाइड की एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर 100 रुपए की एक शीशी है, वहीं जो हम उसको मैनुअली साफ करते हैं, लेबर से कराते हैं, तो वो हमारा 10 गुना तक चला जाता है। देखिए, पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनानी है, ना कृषि वैज्ञानिक खेती करता है, ना सरकार खेती कर रही है। तो पॉलिसीज में किसान को इन्वॉल्व होना चाहिए, करना चाहिए। उन किसानों को इन्वॉल्व करना चाहिए जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। रासायनिक खेती अलग सब्जेक्ट है और रसायन मुक्त खेती, नेचुरल फार्मिंग अलग सब्जेक्ट है। तो आप दोनों की पॉलिसी को एक साथ नहीं बना सकते। साथियों, हरप्रीत सिंह जी जितनी शानदार खेती करते हैं उतने ही मुखर अपने मुद्दों के लेकर के भी है। इनकी खेती किसानी को लेकर के सरकार से, प्रशासन से, कृषि विभाग से बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारी डिमांड्स हैं इनकी। वो बहुत सारे बदलाव चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर ये बदलाव प्रशासन या कृषि विभाग मान ले तो खेती में कुछ नया हो सकता है, छोटे किसानों को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। क्या मैं चाहते हैं हरप्रीत सिंह जी, उनकी क्या डिमांड्स है, उन्हीं से जानते हैं। देखिए, ये जो रासायनिक खेती है, खेती जी। के 2 मेथड, एक रासायनिक खेती है और एक रसायन मुक्त खेती है, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इसकी पॉलिसीज रासायनिक खेती के साथ नहीं बनाई जा सकती। रासायनिक खेती अलग सब्जेक्ट है और रसायन मुक्त खेती, नेचुरल फार्मिंग अलग सब्जेक्ट है। तो आप दोनों की पॉलिसी को एक साथ नहीं बना सकते। जैसे कि आपको बता दूं कि रासायनिक खेती में क्या होता है। रासायनिक खेती में 4 तरह का केमिकल खेतों में मेनली पड़ता है। केमिकल फर्टिलाइजर, नंबर 1 केमिकल फर्टिलाइजर, नंबर 2 केमिकल पेस्टिसाइड, कीटनाशक, नंबर 3 हर्बिसाइड जो खरपतवार नाशक है, और चौथा फंगिसाइड जिसे फफूंदनाशक कहते हैं। हम जब केमिकल फ्री फार्मिंग की बात करते हैं तो हम ये 4 चीज़ें नहीं डालते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और फंगिसाइड नहीं डालते हैं। अच्छा, जब इसमें मेन प्रॉब्लम आती है कि जब ये किसान, कोई भी किसान स्टार्ट करता है, तब प्रोडक्शन कम होता है और उसको तजुर्बे की नहीं होता। ये खेती मेन तजुर्बे की है। जितना आप इसमें डीप जाते रहेंगे, जितना इसको आप ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर इसमें हालांकि गलतियां होंगी, उससे आप सीखेंगे। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि जब हम फर्टिलाइजर नहीं खेत जमीन जो है आपकी रासायनिक खेती कर रहे हैं, इसमें भी 2020 से पहले रासायनिक खेती होती थी। तो जब हम रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर हम छोड़ देते हैं तो प्रोडक्शन कम होती है, इसमें कोई शक नहीं है। 1-2 साल प्रोडक्शन कम होती है। अगर अच्छा किसान कोई उसको अच्छा गाइड करने वाला है तो तीसरे साल में प्रोडक्शन हम केमिकल फार्मिंग से इक्वल ला सकते हैं। या जो रेवेन्यू है वो अगर कम भी है तो उसको हम प्रोसेसिंग या मार्केटिंग के अच्छे करके हम उसके इक्वल या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं तो जो भारत सरकार है वो यूरिया के ऊपर 1970 रुपये की सब्सिडी देती है। डीएपी के ऊपर भी लगभग 900 कुछ रुपए की, और एनपीके के ऊपर भी ऐसे ही सब्सिडी, लगभग इतनी ही सब्सिडी है। अच्छा, जब और पोटाश और भी फर्टिलाइज़र है, मेनली फर्टिलाइज़र पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अच्छा, हम जब केमिकल फ्री फार्मिंग करते हैं, हम तो गवर्नमेंट से किसी तरह की फर्टिलाइज़र नहीं लेते, ना यूरिया, ना एनपीके, ना डीएपी या पोटाश, कुछ भी नहीं लेते हैं। अच्छा, उसके बदले में हम उस सरकार के भारत सरकार या कृषि विभाग की जो जो हमारे वजह से, मेरी वजह से जो भार पड़ना था, टैक्स का भार पड़ना था, वो नहीं पड़ा। सब्सिडी का भार जो था वो नहीं पड़ा। उसके बदले सरकार ने हमारे को क्या दिया। अच्छा, इसको और मैं कैलकुलेट करता हूँ। फसली चक्र की आप बात करें कि गन्ना जैसे 1 वर्षीय फसल है। 1 वर्षीय फसल में अगर एक रासायनिक खेती करने वाला किसान जो है, वो लगभग 6 से 10 हज़ार रुपये की सब्सिडी गवर्नमेंट से ले लेता है। और अच्छी खासी, अगर कोई बोलेगा तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, बहुत अच्छी खासी सब्सिडी देती है भारत सरकार खेती के ऊपर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 1 एकड़ में किसान जो है 10,000 के आसपास की सब्सिडी ले 6 लेता से है। 10 हज़ार रुपए की सब्सिडी गन्ने की खेती में। गन्ने की खेती में ले गन्ना 1 लेता वर्षीय फसल है। है। जी। अभी यही फसली चक्र आप बदली कर दें, तो अगर हम बात करें धान, राइस के बाद में आलू, अक्टूबर में धान कट जाएगा, आलू लग जाएगा अक्टूबर में, और उसके बाद में लगभग दिसंबर जनवरी फरवरी में आपका मक्की की फसल आ जाती है। अगर यही फसली चक्र बदली होता है तो ये सरकार के ऊपर लगभग 1 एकड़ में फर्टिलाइज़र जो है का जो लोड है,
सब्सिडी है वो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये तक चली जाती है। और आपकी यहाँ डिमांड क्या है? हमारी डिमांड तो देखिए, अब तो हमारी कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि जी। जब मैं बुरे वक्त में था, काफ़ी लॉस में भी गया, उस समय मेरे को ज़रूरत थी कि आप सरकार मेरी मदद करे या कुछ समय दे, है ना। लेकिन उस समय हमारे को कुछ नहीं मिला। आज तो हम प्रॉफिट में हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो किसान इस खेती की तरफ आना चाहता है, उससे हमारी कुछ भारत सरकार से ये है कि योजनाएं हैं, वो प्लानिंग है, वो हमारे हिसाब से प्लानिंग बनाए। किसान ज़मीन पे कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, वो उसको पॉलिसी में इन्वॉल्व किया जाए, उस जो हमारी डिमांड है उनको किया जाए, तब ये रसायन मुक्त खेती बहुत अच्छे मैं कहता हूँ कि बहुत जल्दी ही हम इसमें बहुत केमिकल फार्मिंग को छोड़ के केमिकल फ्री फार्मिंग के तरफ आ सकते हैं। मान लीजिए सरकार ने हरप्रीत सिंह जी को टीम में शामिल किया और उनसे कोई सुझाव मांगती है कि आप बताइए कि क्या बदलाव कर सकते हैं, तो आपके वो सुझाव क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो फर्टिलाइज़र है वो उसका अल्टरनेट है, हम जीवामृत डालेंगे, कुछ हम सरसों की खली देंगे या मल्चिंग करेंगे बायोमास को डिकम्पोज करके, और 2-3 साल में आपकी ज़मीन इतनी फर्टाइल हो जाती है कि आपको ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की, है ना। अच्छा, उसके बाद में आता है कीटनाशक जैसे सब्जियों में बहुत दिक्कत आती है। मैं सब्जियों की खेती करता नहीं, इसलिए मैं उस खेती के बारे में बात भी नहीं करूँगा। मैं मेन गन्ने की खेती करता हूँ, मुख्य फसल गन्ना है, मैं गन्ने की फसल करता हूँ। तो गन्ने में कोई खास कीड़ा नहीं आता है, एक टॉप बोरर वगैरह आता है, वो भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं। नेचुरल फार्मिंग की तरफ जब आते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि टॉप बोरर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। और इस बार रेड रॉट, टॉप बोरर, पायरिला, इन सब की वजह से देखा गया कि बड़े किसान जो है परेशान है। हाँ, टॉप बोरर की आप बात करेंगे ना, टॉप बोरर जो आता है मेनली वो आता है अक्टूबर वगैरह के आसपास में आता है। जी। अक्टूबर वो क्या आता है, टॉप बोरर में गन्ने के जब गन्ना लगभग 7-8-10 फीट का हो जाता है अक्टूबर में, वो उसमें कल्ले 3-4 कल्ले हो जाते हैं ऊपर से, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर जिस गन्ने के अंदर टॉप बोरर लगेगा उसके अंदर शुगर कंटेंट बढ़ जाता है। तो हम तो फैक्ट्री को देते नहीं, किसान तो देगा, उसके लिए दिक्कत है केमिकल फार्मिंग के लिए, है, क्योंकि उसकी ग्रोथ है, उसको वेट चाहिए, हमें उसके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा चाहिए। तो हमारे के लिए कोई इतनी क्योंकि हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट है, हमें तो गन्ने के अंदर और मिठास चाहिए, जितना मीठा हो जाए। तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। सबके लिए मैं नहीं कहूँगा, केमिकल फार्मिंग कर रहा है उनके लिए मैं प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे लिए मैं मानता हूँ कि कोई ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी जब नेचुरल फार्मिंग की तरफ आते हैं तो आपका जो पौधा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और वैसे भी जैसे नाइट्रोजन ज़्यादा डाल दिया या वो फसल ज़्यादा ग्रीन या हरी होती है। मेरी फसल आप देखेंगे नॉर्मल आपको नेचुरल कलर दिखने को मिलेगा, तो इसके अंदर कीड़ा कम अट्रैक्ट करता है। जब फसल को किसी ज़्यादा हरा भरा होगा, है ना, तो कीड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इस वजह से इसमें कीट की कोई समस्या नहीं है। और हल्दी में वैसे कोई बीमारी नहीं आती है। फर्टिलाइज़र की बात कर दिया मैंने आपको, और मैंने पेस्टिसाइड की बात कर लिया, है ना। अब आते हैं वीडिसाइड, हर्बिसाइड की। हर्बिसाइड की एक बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ पे जब हम कोई भी केमिकल जो खरपतवार घास को सुखाने के लिए 100 रुपये का अगर स्प्रे करते हैं, वहीं वो काम हमें, क्योंकि खरपतवार तो हमें कम करना है, घास को तो कम करना है ना। अगर 100 रुपये की एक शीशी है, वहीं जो हम उसको मैनुअली साफ़ करते हैं, लेबर से कराते हैं, तो वो हमारा 10 गुना तक चला जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ हमारे को ऐड करना चाहिए कि हमारी जो समस्याएं हैं, जो किसान लास्ट स्टेज पे कर रहा है, देखिए पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनानी है, ऑफिसर्स ने बनानी है, उसके अंदर कृषि वैज्ञानिक होंगे। ना कृषि वैज्ञानिक खेती करता है, ना सरकार खेती कर रही है, वो केवल लास्ट में किसान कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन जो है किसान कर रहा है। तो पॉलिसीज़ में किसान को इन्वॉल्व करना चाहिए, और जो उन किसानों को इन्वॉल्व करना चाहिए जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, और तब इसमें कुछ सुधार हो सकता है। और मेन है कि मेरा जो हर्बिसाइड है उसको नहीं डालते हैं, उसके लिए हमारे को कुछ न कुछ सब्सिडी मिलनी चाहिए, लेबर सब्सिडी मिलनी चाहिए। मेन है, मैं वैसे बोलना नहीं चाहता था, लेकिन हाँ, ये लेबर सब्सिडी हमारे को मिलनी चाहिए, किसान को मिलनी चाहिए। और किसान ऐसा भी नहीं है कि सरकार लगातार दे। आप जब कोई किसान स्टार्ट करता है, उसको 2 साल 3 साल दे दीजिए, 4 साल दे दिए या 5 साल, वो आपकी जो पॉलिसी बने, इस कंडीशन में पहुंच जाए हाँ, कि वो और अपने आप से सारी चीजों को मैनेज कर ले, हाँ जी, तब बंद कर दीजिए। जब 4-5 साल में हो जाएगा किसान संपन्न हो जाए, मतलब एस्टेब्लिश हो जाए। जी। संपन्न तो खैर किसान नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, अगर वो ठीक ठाक अपनी प्रॉफिट में आ जाता है, तो आप उसको
उसको बंद कर दिया। हाँ, दूसरा बात है कि प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग तो किसान कर लेगा, मार्केटिंग के लिए हमारे को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ये बहुत अहम मुद्दा बहुत है। बड़ा इशू है। ये बहुत सारे किसानों की शिकायत भी होती है कि उन्हें मार्केटिंग प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिल पाता, हाँ जी, जिस वजह से वो अपनी फसल को सही दाम पे नहीं बेच नहीं पाते। पाया। अभी मैं आपको बता दूं, मेरे पास पिछले साल मैंने मूंग बोई थी जी। और लगभग 1-1.5 कुंटल मूंग होया। और मूंग के अंदर ज़्यादातर जब मध्य प्रदेश के शहर में होती है तो वहाँ पे जब मूंग लगभग तैयार होती है तो वो मूंग की फली जो है आगे पीछे पकती है ना। तो वो अभी कुछ वैरायटी आई हैं जो एक साथ पकती हैं, लेकिन जो पुरानी वैरायटी हैं वो सारी आगे पीछे पकती हैं। अगर पहले वक्त की जो फली पक गई है उसको आप तोड़ेंगे नहीं तो वो खिल जाती है, दाना बाहर निकल जाता है। और जो पीछे अगर आपने सारा पेड़ एक साथ काट लिया तो जो कच्चा दाना है वो दाना दब जाता है। तो मैंने पिछली बार उसको हाथ से तोड़वाया, मैनुअल कराया, है ना। और वो हमारा जब लेबर उसको मैनुअली कराते हैं तो उसकी जो इतनी एमएसपी दे रही है सरकार मूंग दाल के ऊपर, लगभग 8600 रुपये है क्विंटल का मूंग दाल, उतने रुपए उसकी तुड़वाई चली जाती है ना। अब वो मूंग दाल मैंने हाथ से तुड़वाया और तोड़ के उसको निकाल के रखा, वो मैं 1-1.5 कुंटल में बेच नहीं पाया, नहीं बिक पाया मेरा। ये बात कोई किसान कहेगा नहीं, अपने लॉस कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं लॉस बता रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म होता तो मेरे को वो लॉस नहीं होता और वो मेरे अच्छे दाम पे बिक जाती, तो मैं अच्छे से सर्वाइव कर सकता था। ये समस्या है। आपने ये बता दिया कि मार्केटिंग एक दिक्कत है, आपने दूसरी बात बता दी सब्सिडी की। तीसरी कोई डिमांड आपकी सरकार से आपको लगता है, या कुछ पॉलिसीज़ जहां बदलाव करने से किसानों का कुछ बेहतरी हो सकती है? हाँ जी, हाँ, देखिए जी, मैं उत्तर प्रदेश जैविक प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित हूँ और मेरे पास इस बार तीसरे साल का ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन मेरा हो गया है, सर्टिफिकेट आने वाला बाकी है। अच्छा, जब हम सर्टिफिकेशन कराते हैं तो हर साल ये जो जैविक प्रमाणीकरण संस्था है ये हमारे से लगभग 3500 रुपये चार्ज लेती है सर्टिफिकेशन का। और बड़ी मुश्किल से लखीमपुर ज़िले में 4-5 किसान हैं जो सर्टिफाइड हैं। और अक्सर और उसका कोई बेनिफिट भी नहीं होता। कोई उसका, अगर अब मैं सर्टिफाइड हूँ तो वो कहीं मेरे को ऐसा नहीं है कि उसका सर्टिफिकेशन लगा के मैं कहीं उसको अच्छे दाम पे मिल जाएगा, जब तक उसकी मार्केटिंग का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। हाँ, जब मान लीजिए एक्सपोर्ट हो रहा है, फॉरेन जा रहा है, तब उस डॉक्यूमेंट की वैल्यू है। तो इसको अगर किसान 2-4-5 किसान एक ज़िले में कर रहे हैं, मान लीजिए 10 किसान हैं और 10 किसान एक किसान अगर 3500 रुपये दे रहा है तो 35,000 रुपये आते हैं। तो उसको गवर्नमेंट इसको सब्सिडी के तौर पे फ्री भी कर सकती है, या इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप पेमेंट करिए, फिर उसके बाद सब्सिडी वापस कर दीजिए, सब्सिडी के तौर पे वापस आ जाए, जो कि हमारे पास जो एडिशनल खर्चे हैं वो हमारे कम हो सके। हालांकि लेबर खर्चा हमारा बहुत ज़्यादा है ना। तो इन चीज़ों पे हमें काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। और कुछ जैसे हमें कुछ ज़रूरत होती है कई बार किसान को लोन की, कोई चीज़ हमने कोई लगाना है, प्रोजेक्ट लगाना है, तो जैसे कि ये प्रोसेसिंग यूनिट के लिए ये जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, ये हमारे को लगभग 8 लाख रुपए का लोन देता है ना। तो उस समय मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत है, मैं भी लॉस में था, है ना। तो मैंने पता किया हमारे हॉर्टिकल्चर अफसर से, तो बोले 8 लाख रुपए तो आपको लोन दे जाएगा। मैं बोला नहीं साहब, मेरे को इतना लोन चाहिए नहीं, मेरे को तो लोन आप लगभग 1-1.5 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि मेरे को तो काम चलाना है ना, मैं कमर्शियल नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे को पुराना कहीं मेरे को इम्प्लीमेंट मिल गए, मैंने उसको रनिंग कंडीशन में कर दिया। मैंने लगभग 1.5-2 लाख रुपए में उसको रनिंग कंडीशन में कर दिया। अगर वही मैं नया लेता तो उसके मेरे को सारे को बिल देने पड़ते, है ना, उसके मैं, और वो बड़ा मेरे को इम्प्लीमेंट खरीदता जिसकी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वही चीज़ मैंने ले लिया मैंने 1.5-2 लाख रुपए में। तो जो सरकार को, अगर किसान को किसी को लोन देती है तो किसान उसकी ज़रूरत के हिसाब से दे, ना कि अपने नियम के हिसाब से, अपनी पॉलिसी के हिसाब से ना दे। अगर उसको रिक्वायर है कि 8 लाख रुपए दे है, अगर उसको 2 लाख रुपए दे चाहिए, 8 लाख की जगह 2 लाख है तो 2 लाख रुपए दीजिए, है ना। और अगर वो फिर आपको वही होगा कि हाँ आप जीएसटी पुराना ले रहे हैं, आप कहाँ से जीएसटी देंगे, वो बड़ी समस्या होती है। तो जो पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी बननी चाहिए वो जो किसान के हक में हो, फेवर में हो। ये एक आपने बहुत अच्छी बात कही है हम्म, कि पॉलिसीज़ ऐसी बननी चाहिए जो किसान के फेवर में फेवर हो। में हो। उम्मीद करते हैं कि हमारी आपकी बातचीत शायद उन हुक्मरानों तक पहुंचेगी जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो बदलाव करते जी, हैं, और आगे जब कभी भी वो पॉलिसीज़ बनाएं
तो आपके उन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि किसानों को आखिर चाहिए क्या। क्या चाहिए जी इस जी बिल्कुल बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जी बहुत मेहरबानी आपकी आप हमारे पास आए और न्यूज़ पोर्टली में अच्छा चैनल है और मैं देखता हूँ कि रूरल एरिया में को भी कवर करता है इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सर।